हाँ जी जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार अब कंफर्म कर दो, अब वॉइस क्लियर है आप लोगों को? एक बार अब कंफर्म कर दीजिए कि वॉइस क्लियर है। ठीक है, आई थिंक अब वॉइस क्लियर है। ठीक है, ओके ओके ओके, गुड। तो वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज का हमारा संडे का मिलने का पर्पस यही है कि आपके जो भी पिछले कुछ दिनों के कुछ भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे आज एड्रेस हो जाएं। कुछ भी ऐसा डीवीपी में कोई मिसिंग है तो वो हम आज डिस्कस कर लें, ताकि मैं नहीं चाहता कि आपके जो डाउट्स है वो पाइल अप होते रहें। तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, समय समय के ऊपर हम इसमें डाउट सेशन रखते रहेंगे। तो आज उन्हीं में से एक आपका डाउट सेशन होगा। ठीक है, देखो कुछ आपके लोगों के भी डाउट्स होंगे, कुछ आपके फ्रेंड्स के डाउट्स होंगे। तो चिंता मत करना, मैं सारे के सारे डाउट्स लेता रहूंगा। इट इज नॉट अ वरी। तो बस आप लोग भी साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना, जहां जहां पे हो सकता है। आप में से कुछ बच्चों का हो गया हो, कुछ का नहीं हुआ हो। जिनका हो गया वो भी प्रैक्टिस कर लेना, जिनका नहीं हुआ वो भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों से ही पूछना चाहूंगा, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो डीपीपी 5 में आपको नहीं हुआ? हालांकि मैंने डीपीपी 5 करवा भी दी थी आपको, बट स्टिल इफ देर इज एनी क्वेश्चन विच यू फील कि सर डीपीपी 5 में हमारा कोई क्वेश्चन ऐसा पेंडिंग है जो रह गया था। आई थिंक ये क्वेश्चन 9 मैंने करवा दिया था उस दिन। क्वेश्चन 10 का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया था। हाँ, एक कुछ बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 का पूछ रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास डाउट आया था क्वेश्चन 8 के ऊपर। एक बार आप लोग ट्राई करेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 8? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग ट्राई करेंगे एक बार? क्वेश्चन 9 स्वाति हो चुका है ऑलरेडी। ऑलरेडी 9th वाला हो चुका है। आपने पीवाई उस दिन का लेक्चर नहीं देखा क्या? हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है प्रियंका, अनुष्का, वो हो गया है। क्वेश्चन 8 ट्राई करते हैं। 9 10 हो गया था उस दिन। अब पहले क्वेश्चन 8 ट्राई कर लो, बाकी 7 भी करा दूंगा, बाकी चिंता ना करो। शगुन क्लास 1 याद करो, मैंने क्लास 1 में ये बिल्कुल आपका आंसर दिया हुआ है, ये सेम चीज का। हाँ, 9th वाला कैलकुलेशन ज्यादा है और कुछ नहीं है उसमें। कैलकुलेशन लंबी है, वो लगेगा 3 4 मिनट वाला क्वेश्चन है वो लंबा। वो आखिरी में करना है वहां से क्वेश्चन। ठीक है, वो लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा। इजी है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ कुछ बच्चों का डाउट आया जरूर है, बट किया जा सकता है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप नोटिस करिएगा कि हो पता क्या रहा है, एक क्लॉक 3 मिनट लूज कर रहा है एंड दूसरा क्लॉक 3 मिनट गेन कर रहा है। मतलब एक 3 मिनट आगे चला जाता है हर घंटे, एक 3 मिनट पीछे हो जाता है। तो आप नोटिस करो, एक तेज भाग रहा है 3 मिनट ज्यादा, एक 3 मिनट धीरे भाग रहा है। तो दोनों का गैप कितना आएगा? एक +3 है, एक -3 है, दोनों का गैप आ जाएगा 6 मिनट का। आप इस बात को समझ पाए? एक नॉर्मल से 3 मिनट तेज भाग रहा है, एक नॉर्मल से 3 मिनट पीछे भाग रहा है। ठीक है ना? तो 6 मिनट का गैप है। कितने देर में? आपका 1 घंटे के अंदर आपका 6 मिनट का गैप बन जाता है। अब मैंने आपको उस दिन एक भी चीज और बताई थी कि ये सेम टाइम कब दिखाएंगे? ये सेम टाइम तब दिखाएंगे जब इनका गैप, इस केस में कोई एएम पीएम की बात तो हुई नहीं है, जब इनका गैप 12 घंटे का हो जाएगा। तो 12 आवर का मुझे गैप चाहिए होगा। 12 आवर के गैप के लिए मुझे टाइम यहां पे निकालना होगा। मुझे ये निकालना है कि 6 मिनट का गैप आता है 1 घंटे के अंदर, 12 घंटे का गैप के लिए कितना टाइम लगेगा। सिंपल है, जैसे मर्जी आप करना चाहो कर लो। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप 1 मिनट का निकाल लो। 1 मिनट का गैप आएगा 1/6 आवर के अंदर। अब मुझे चाहिए कितना? 12 घंटे। 12 घंटे कैसे पहुंचूंगा मैं 12 घंटे तक? आप बोलोगे सर 60 से मल्टीप्लाई करो तो 1 घंटा हुआ, फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई करो। तो सेम काम इधर भी करना पड़ेगा। 1/6 को
60 से मल्टीप्लाई किया, 12 से किया, कितना है ये, 6 10 जा 60, यह आ गया 120 आवर्स। तो 120 घंटे के अंदर आपका 12 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। 120 घंटे मतलब इसको आप डेज में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो 120 आवर्स को, तो बहुत आराम से आप इसको डेज में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? 24 से डिवाइड करके, ठीक है ना। तो 5 दिन आ जाएंगे, 5 डेज। और 5 डेज कब से कब तक होंगे? 8 बजे से लेकर 5 दिन और, 8 बजे से संडे 8 बजे से 5 दिन और, मतलब फ्राइडे 8 बजे। तो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। कई स्टूडेंट का कल रात में भी मुझे मैसेज आया कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ। आई होप अब आपका हो गया होगा ये क्वेश्चन। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन 8 हो चुका है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन 7 करा दीजिए। देखो क्वेश्चन 7 ना, देखो करवाने वाला है नहीं, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूं। आई डोंट नो आप क्यों पूछ रहे हो क्वेश्चन 7। जो बच्चा कह रहा है क्वेश्चन 7 नहीं हुआ, व्हाट डू मीन बाय मीट? मीट मतलब मिलना। जब वो दोनों एंगल, दोनों आर हैंड और मिनट हैंड मिलते हैं तो एंगल जीरो, एंगल जीरो निकालना है। 60h माइनस 11m/2 इज इक्वल टू 0 करो, h की वैल्यू 6 करो। यार ये क्वेश्चन तो मत पूछो, क्वेश्चन 7 इजी है। 60h माइनस 11m/2 इज इक्वल टू 0, h की वैल्यू 6 डालेंगे, हो जाएगा ये। कुछ बच्चे क्वेश्चन 4 कह रहे हैं, बता दो भाई ये भी मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन 4 भी, क्वेश्चन 4 भी मुश्किल नहीं है पलक, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। हाँ जय, अभी डीपीपी 5 चल रही है, आगे डीपीपी 6 भी आएगी, फिर 7 भी आएगी, फिर वीकली टेस्ट भी आएगा। डोंट वरी, सारा डिस्कस होगा। आज का टॉपिक ही डाउट्स है आपके। स्वाति 9th हो गया था, मैंने बताया, बस कैलकुलेशन है उसमें। वो 4 मिनट लेगा क्वेश्चन, उसको एंड में करना है। वो कैलकुलेशन है, लंबा था कैलकुलेशन, मैंने समझा दी थी। उसके बाद और कैलकुलेट करना है उसमें, और कुछ नहीं है। ये वाला बताओ। हाँ, इसमें क्या है क्वेश्चन 4 के अंदर? क्वेश्चन 4 की जब हम बात करेंगे, यहां कह रहे हैं एक क्लॉक को हमने सुबह 8 बजे फ्राइडे पे सही सेट कर दिया। अब जो क्लॉक है वो हर दिन, यहां देखो प्लीज ध्यान देना, ये हर आवर नहीं लिखा हुआ, ये पर डे लिखा हुआ है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने मिस्टेक करी हो, वो पर आवर निकालने लग गए। नहीं, दिस इज पर डे, 24 घंटे के अंदर ऐसा हो रहा है। अब वो कह रहा है व्हाट विल बी द राइट टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट 7 AM ऑन ट्यूसडे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये 8 AM फ्राइडे से लेकर 7 AM ट्यूसडे, ये कितना टाइम है? देखो ना, 8 AM फ्राइडे से एक दिन गए, 8 AM सैटरडे, फिर 8 AM संडे, 8 AM मंडे, 8 AM ट्यूसडे, पर उससे 1 घंटा कम है। तो एक्चुअल में ये 95 आवर्स हैं। अगर आप इस गैप को निकालने की कोशिश करो, काउंट कर लो, ठीक है ना, तो 95 आवर्स हैं। अब वो कह क्या रहा है? वो कह रहा है कि क्लॉक लूजेस 15 मिनट्स पर डे, 15 मिनट लूज करता है। कहने का मतलब क्या है कि जब नॉर्मल घड़ी चलती है 24 घंटे, ये कितना चलेगा? ये 15 मिनट लूज करेगा। 15 मिनट लूज करने का मतलब 23 hours 45 minute होता है। क्या इस बात से सहमत हो? जब नॉर्मल घड़ी 24 घंटे चलेगी तो ये 15 मिनट कम चलेगा। 15 मिनट कम मतलब 23 घंटे 45 मिनट। अब ये चला कितना है? अब ये चला है 95 आवर्स। तो हमें ये निकालना है कि नॉर्मल घड़ी कितना चली होगी। क्या निकाल नहीं लेंगे? आप खुद बताओ। जब मेरी घड़ी 23 घंटे 45 मिनट चलती है, नॉर्मल घड़ी 24 घंटे चलती है। जब मेरी घड़ी 95 आवर्स चलेगी तो ये कितना चलेगा? नॉर्मल घड़ी कितना चलेगी? निकाल नहीं सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है। इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ये 95 आवर्स आ जाएगा। इसको भी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 96 आवर्स आ जाएगा। 96 आवर मतलब 4 डेज, 4 डेज का मतलब 8 AM आ जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।
यस और नो? क्लियर है ये बात? ठीक है, समझ आया कैसे किया? हमारी नॉर्मल घड़ी 24 घंटे जब चलती है ना, मेरी घड़ी 15 मिनट लूज करती है, तो 23 घंटे 45 मिनट। अब वो कह रहा है मेरी घड़ी 95 घंटे चली, तो नॉर्मल घड़ी कितनी चली होगी? 96 आवर्स। टाइम लूज हो रहा है, देखो ये उस जय, देखो उसने राइट टाइम पूछा हुआ है, हमारी घड़ी का टाइम नहीं पूछा। हमारी घड़ी का टाइम तो 7 बजे है, नॉर्मल घड़ी का टाइम पूछा हुआ है। नॉर्मल घड़ी आगे होगी, नॉर्मल घड़ी आगे है, मेरी घड़ी पीछे है। मेरी घड़ी 7 बजे दिखा रही है, तो नॉर्मल टाइम तो ज्यादा होगा। इसमें मेरी घड़ी का टाइम नहीं पूछा हुआ, मेरी घड़ी का टाइम गिवन है, गलत घड़ी का टाइम गिवन है, सही घड़ी नॉर्मल घड़ी का टाइम पूछा हुआ है। क्लियर हो गया अब? आई थिंक दैट इज फाइन। यस, तो ये हमारी डीपीपी 5 थी, आई थिंक बाकी तो इसमें हो ही गए हैं। ठीक है, अब कुछ एक काम करते हैं, अब कुछ वीकली टेस्ट के भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा देता हूं। इसमें ना ज्यादा क्वेश्चंस, देखो आप बताओ, आप, मैंने भी कुछ नोट किए थे कि जो अलग से मुझे आपको करवाने हैं, विच आर अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। आप भी बता सकते हो इस वीकली टेस्ट के क्वेश्चंस। हाँ, जैसे एक थर्ड और फोर्थ एक बार ट्राई करते हैं, पहले पहले थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये वाला। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक बार। हाँ, क्वेश्चन थर्ड ही करवा रहा हूँ। यस यस, वो आप भी ट्राई करो, मैं समझाऊंगा अभी क्वेश्चन थर्ड। सेकंड भी बता देता हूं, पर सेकंड बहुत इजी था। ठीक है पूजा, सेकंड इजी था, मैंने करवाया भी था इसके जैसा एक क्वेश्चन क्लास में। मैं करवा देता हूं, पर मैंने क्लास में करवाया था कि इसके जैसा क्वेश्चन। देखो, आप एक बात समझना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैं आपको आगे नंबर सिस्टम जब कराऊंगा तब भी ये समझाऊंगा, पर एक्चुअली आपको ना हो सकता है आपको प्राइम नंबर्स का आइडिया हो। वी विल बी डिस्कसिंग देम इन मच डिटेल इन नंबर सिस्टम ऑल्सो, पर प्लीज यहाँ पे आप समझिएगा, प्राइम नंबर्स पता क्या होते हैं? जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। जैसे अगर मैं बात करूं, 2 इज प्राइम नंबर, 3 इज प्राइम, 5 इज प्राइम, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से हम डिस्कस करेंगे इसको नंबर सिस्टम में। तो पॉइंट पता क्या है, ये वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक नंबर खुद, ये और किसी से डिवाइड नहीं होते। तो एक्चुअली ये सब आपके प्राइम नंबर्स है। और आप नोटिस करेंगे यहां पर ना सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, बाकी इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो अगर आपको यह बात पता थी, शायद आपने पहले पढ़ा भी होगा, बाकी नंबर सिस्टम में भी एक बार हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको यह बात पता है कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो आप क्लियरली बता सकते हो कि 2 एंड 3 से आपको यहां पे उसकी बर्थ डेट मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? उसने पूछा है जॉन का जन्म फरवरी 2000 में कब हुआ था। तो मैंने जब बोला ना 2 एंड 3 को जब मैंने कंबाइन किया, मैंने आपको बताया कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो आपको क्लियरली पता लग गया कि तारीख है 2 और महीना है फरवरी और साल है 2000। तो जब हमें उसका डेट ऑफ बर्थ पता लग गया है, अब तो हम उसका मतलब डेट ही निकालनी थी, डेट मिल गई हमें उसकी। तो एक्चुअली 1 और 2, सॉरी स्टेटमेंट 2 एंड 3 को इस्तेमाल करके हम उसका आंसर निकाल देंगे। ये हमें स्टेटमेंट 1 की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड द स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 से आ जाएगा। ओनली थिंग दैट यू नीडेड टू आंसर दिस क्वेश्चन वाज अ सिंपल फैक्ट दैट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये अभी आप नोट भी कर लीजिए, एंड जब नंबर सिस्टम होगा मैं तब भी आपको दोबारा से इसको नोट करवा दूंगा। ठीक है, 2 एकमात्र ऐसा
प्राइम नंबर है जो इवन भी है। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस, ठीक है। कुछ बच्चे क्वेश्चन 2 भी बोल रहे हैं। देखो क्वेश्चन 2 मुश्किल था नहीं वैसे, ऑनेस्टली इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक बार इसमें आपको गाइड कर देता हूं इस चीज को, आप इस बात को अंडरस्टैंड करिए। देखो अगर ना महीना लेट से कोई 30 दिन का है, एग्जाम्पल के लिए कोई महीना मान लो 30 दिन का है, तो आप नोटिस कर पाओगे कि जो भी डे आएगी 1 और 2 तारीख को, वो 5 दिन होगा। मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि जैसे मान लो 1 तारीख को, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि 1 को वेडनेसडे है और लेट से 2 को थर्सडे है, तो एक्चुअली ना इसके बाद अगला हफ्ता आएगा 8 को और 9 को, फिर 15 और 16, फिर 22 और 23, फिर 30, सॉरी आपका 29 और 30। आप चेक कर सकते हो यहां पे महीने में 5 बार वेडनेसडे और 5 बार थर्सडे आएंगे। इसके अलावा अगर 30 दिन का महीना है ना, बाकी सारी चीजें 4 दिन आएंगी, बाकी सारे डेज 4 बार आएंगे। ये 2 डे जो भी 1 तारीख और 2 तारीख को होंगे, वो दिन 5 बार आएंगे। ये होता है 30 दिनों के महीने के अंदर। अगर मैं बात करूं इसी तरह से 31 डेज की, आप लोग मुझे एक बार बताना, मैंने आपको बोला कि महीना स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख को है मंडे, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि कौन से दिन 5 बार आएंगे? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कौन से दिन 5 बार आएंगे? बता सकते हो? अगर महीना 31 का है और पहली तारीख को मंडे है, तो कैन यू हेल्प मी कि महीने में 5 बार कौन कौन से दिन आएंगे? अरे आंसर तो ठीक है, पर अभी तो बताओ, ये तो आंसर करो जो मैं पूछ रहा हूं। यस, इट विल बी मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। देखो ना, मंडे को 1 तारीख को मंडे है, 2 को ट्यूसडे है, 3 को वेडनेसडे है। आप चेक कर लो, इनको आप कंटिन्यू करोगे ना आगे, तो ये आएगा 8 तारीख, फिर 15, फिर 22, फिर 29, 30, 31। इसके अलावा और कोई भी दिन 5 बार नहीं आएगा। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे नहीं है जय। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो 1, 2 और 3 तारीख को आएंगे, वो 5 बार रिपीट होंगे, मतलब 5 बार आएंगे। इसके अलावा और कोई दिन नहीं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इसका आंसर होगा। तो अगर यहां पे वो कह रहा है कि अक्टूबर का मंथ है अक्टूबर का, तो 31 डेज का ये महीना है। बहुत बढ़िया। 31 डेज वाले महीने में कौन से दिन 5 बार आते हैं? जो डे 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को होते हैं। अब उसने लिखा है ना कि 2 तारीख को ट्यूसडे है, 2 को ट्यूसडे है, मतलब 1 को मंडे, तो 1 को मंडे था, 2 को ट्यूसडे था, 3 को वेडनेसडे था। ये 3 दिन उस मंथ में 5 बार आएंगे। दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीवन। यस, आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन 4 भी करना है हमें। देखो अब ये भी बहुत, मैं देख रहा था अपना जो टेलीग्राम चैट ग्रुप है, उसमें काफी बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, क्वेश्चन 4। क्यों भाई, इसमें क्या दिक्कत आई है बताओ, क्या इशू आया है इसमें? ट्राई करो अभी। बहुत लोगों ने डाउट पूछा ये वाला, क्वेश्चन 4 वाला। हाँ बिल्कुल आया, तो और कैसे निकलेगा? कोड से ही निकलेगा। मुझे आप लोग ये चीज बता सकते हो, यहाँ पे ना दिन है 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख। आप मुझे एक काम करो, क्या मुझे 1 फरवरी 1972 का डे बता सकते हो? बस इतना मैं आपसे पूछ रहा हूं।
क्या आप 1 फरवरी 1972 का डे बता सकते हो कि 1 फरवरी 1972 को क्या रहा होगा? गड़बड़ कर रहे हो काफी सारे लोग। देखो यार, इधर देखो कैसे करते थे इसको, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, यही तो करते थे। अब इधर आप लोग नोटिस करो, 1 का तो देखो क्या आएगा, ये तो 1 ही आ जाएगा, इसमें तो कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। अब आप लोग जो गड़बड़ कर रहे हो ना, वो फेब्रवरी के कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हो। याद करो, मैंने आपको बताया था कि जब जब आपका एक लीप ईयर होता है, वहां जनवरी और फेब्रवरी का कोड बदल जाता है। आया याद आप लोगों को? जब जब आपका लीप ईयर होता है, उसमें जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता है। अगर वो बदल जाता है तो मुझे बताओ फरवरी का कोड क्या होगा। देखो नॉर्मली हम 144 बोलते हैं, पर लीप ईयर के अंदर उसको 0 और 3 बन जाता है, एक माइनस होता है। तो एक्चुअली में यहां पे आपको 4 इस्तेमाल नहीं करना, आपको यहां पे 3 इस्तेमाल करना है। ये गड़बड़ हुई है आप लोगों से। मैंने बोला था लीप ईयर जब होगा, जनवरी फरवरी का कोड डिफरेंट होगा। बाकी 19 के लिए क्या करते हैं, 0 ही करते हैं। 72 के लिए क्या करते थे, दो चीजें करते थे, 7 से रिमाइंडर वो आएगा 2, और 4 से क्वोशिएंट वो आ जाएगा 18। इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 1 4 + 2 6 + 18 24। और 24 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, आपका रिमाइंडर आएगा 3। 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब होता है ट्यूसडे। 3 का मीनिंग होता है यहां पे ट्यूसडे, राइट? ठीक है। तो यानी कि कहने का मेरा मतलब क्या है, 1 फरवरी। अरे जय, मैंने आपको 1972 क्या लीप ईयर नहीं है क्या? कैसी बातें कर रहे हो? क्या 1972 लीप ईयर नहीं है? बिल्कुल है। तो 1 फरवरी 1972 को क्या आया? मेरा आंसर आया ट्यूसडे। पर उसने मेरे से ये नहीं पूछा कि ट्यूसडे कब है, उसने मेरे से पूछा है फ्राइडे कब है। देखो 1 फरवरी 1972 को ट्यूसडे है, तो 2 तारीख को वेडनेसडे होगा, 3 को होगा थर्सडे, और 4 को होगा फ्राइडे। तो सर 4 तारीख को फ्राइडे होगा, और अगर 4 को फ्राइडे है तो 7 दिन और ऐड करो, 11 18 25, इन सबको भी फ्राइडे ही होगा। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर, मतलब डी ऊपर लिखा हुआ है, उसमें यही ऑप्शन है, 4 11 18 25। हाँ जी, क्लियर हो गया आप लोगों को ये क्वेश्चन? आई थिंक दैट इज क्लियर। पक्का? ठीक है। एक भाई क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लो, ये भी मुश्किल नहीं है, ये भी कुछ लोगों ने पूछा था। ये रहा आधा क्वेश्चन, यहाँ है क्वेश्चन 10। एक बार ट्राई करना क्वेश्चन 10 को, क्या आया कहीं उसे। हाँ, क्वेश्चन 9 पहले कर लो ट्राई, पहले क्वेश्चन 9 कर लो। हाँ जी, हाँ जी सक्षम, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि संडे वाली क्लास हम डाउट्स के लिए रखेंगे। मैंने बोला था ना, 2 से 3 हफ्ते बाद हम डाउट सेशन रखा करेंगे, जब जो भी आपके डाउट्स है सारे के सारे एड्रेस हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कोई डाउट्स आपका रहे, तो जो भी डाउट्स है आपके वही हैं आज। सर पी नंबर वाला रिपीट कर दो, क्या पी नंबर क्या है? प्राइम नंबर वाला बस इतना ही था सयन, कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, अभी के लिए इतना याद रखो। बाकी इसके अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होता। देखो एक चीज सिंपल सा, देखो ये मैंने क्लास में करवाया था, आपकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो उसके अंदर। नहीं ऐसे मत क्या करो। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि मान लो 1 जनवरी 2000 मान लो 24 है,
मैंने बोला था 1 जनवरी 2024 को मान लो संडे है, 1 सेकंड के लिए, तो क्या आप लोग ये नहीं निकाल सकते थे कि 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा? निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे? आंसर इज हाँ सर, बड़े आराम से। ये हमने क्लास में किया है ये क्वेश्चन। 1 जनवरी 2024 से अगर आपको 31 दिसंबर तक जाना हो ना, गिविंग द फैक्ट कि ये एक अपने आप में लीप ईयर है, इसमें 29 फरवरी आती है, तो भाई इसमें 365 डेज ही तो ऐड हुए, और 365 डेज ऐड करने का मतलब +1 डे ऐड करना, तो संडे की जगह ये हो जाता था मंडे हो जाता था। तो बस अब यहां पे उसने 1 जनवरी ना लिख के उसने बोल दिया 2 जनवरी। अगर दोस्तों ये 2 जनवरी होगा तो 365 दिन नहीं, 364 दिन ऐड होंगे। 364 दिन ऐड करने का मतलब कुछ भी ऐड नहीं होगा +0, बिकॉज वो तो 52 वीक्स ही हैं, तो आंसर संडे हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ है, ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस्ड है। चलो क्वेश्चन 10 देखते हैं फिर। अब क्वेश्चन 10 देखते हैं एक बार। ये क्वेश्चन 10 आधा उधर है, आधा इस साइड है। टेस्ट दोपहर में होता है, वहां लिखा आता है, आई थिंक 2 बजे है, कितने बजे है, आई थिंक 2 बजे होता है, आई थिंक, जहां तक मुझे पता है। देखो, सबसे पहली चीज तो आपको यहां पे देखना है कि यहां पे लिखा है ना कि माधव वॉज बॉर्न ऑन 23 नवंबर 1980। माधव का जन्म 23 नवंबर 1980 को हुआ था, और जो रवि है वो 14 दिन बड़ा है। देखो यहां पे एक मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एल्डर में ऐड कर देते हैं। देखो समझो इस बात को, एल्डर मतलब आपसे बड़ा होता है, बड़ा होने का मतलब वो पीछे की तरफ जाएगा। जैसे आप 1900, मान लो आप 2000 में पैदा हुए, आपके पिताजी आपसे बड़े हैं तो 1970 में पैदा हुए होंगे, है ना? तो अगर यहाँ पे वो 14 डेज एल्डर है ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर माधव 23 नवंबर को पैदा हुआ, तो भाई जो रवि है जो उससे 14 दिन बड़ा है ना, वो उससे 14 दिन पहले पैदा हुआ होगा, तो रवि हुआ पैदा 9 नवंबर 1980 को। ठीक है, ये हमें यहां पे पता लग गया। ठीक है, रवि का हमें डेट ऑफ बर्थ पता लग गया है। निकालना क्या है, हमें रवि का 6th बर्थडे निकालना है। रवि का 6th बर्थडे कब आएगा? रवि पैदा इस दिन हुआ है। रवि का छठा बर्थडे कब आएगा? छठे साल। व्हाट इज 6th ईयर? 1986। 9 नवंबर 1986 को क्या डे है? हमें वो निकालना है, हमें वो निकालना है। किसका निकालना है? रवि का। हाँ, रवि का ही निकालना है, 9 नवंबर 1986 का। अब एक बात अंडरस्टैंड करो। क्या अंडरस्टैंड करें? देखो, यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं। यहां इसने एक हमें हिंट दिया हुआ है कि माधव का सेकंड बर्थडे, देखो माधव का सेकंड बर्थडे कब होगा? थर्सडे को, यानी कि 23 नवंबर 1981 को। ठीक है, उस दिन थर्सडे था, तो 9 नवंबर 1981 को क्या हुआ होगा? ये भी तो 14 दिन पीछे ही है, तो 14 दिन पीछे करोगे तो वो भी आपका थर्सडे ही रहेगा। तो एक्चुअल में हुआ पता क्या है, उसने हमें ये बता दिया है कि 9 नवंबर 1981 को थर्सडे है। आप हमें ये बता दो कि 9 नवंबर 1986 को क्या होगा। कर लोगे क्या?
नहीं ये अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे सेकंड बर्थडे लिखा हुआ है, इसका फर्स्ट बर्थडे नहीं है, ये सेकंड बर्थडे, इसको सेकंड करो यहाँ पे, ये 1982 की बात है, दिस इज 1982, सेकंड बर्थडे लिखा है ना, तो 1982 आएगा। 1982 को 9 नवंबर को थर्सडे था, आपको 9 नवंबर 1986 को निकालना है। तो क्या होगा, आप बोलोगे सर यहाँ पे कितने साल हुए, आप डी प्लस एल वाई लगा लो, 4 साल का गैप है और बीच में एक बार लीप ईयर आएगा, तो 5 ऐड करना है। थर्सडे में जब आप 5 ऐड करेंगे आपका आंसर बनेगा ट्यूसडे। ट्यूसडे विल बी द राइट आंसर। यहां बस एक चीज कैच करनी थी, हाँ सेकंड बर्थडे होगा माधव का, तो सेकंड बर्थडे होगा 1982। रेनू मेरी बात सुनो, आपको 23 नवंबर ये लिख रखा है ना, 23 नवंबर 1980 को बर्थ हुआ। अब ध्यान से सुनना, 23 1980 को बर्थ हुआ किसका, माधव का, ठीक है। तो उसने जब लिखा था कि रवि 14 दिन बड़ा है, तो 14 दिन बड़ा मतलब 9 नवंबर 1980 को उसका बर्थ हुआ। फिर उसने हमें बता दिया कि माधव का दूसरा बर्थ, माधव का सेकंड बर्थडे वो कब होगा, वो होगा 23 नवंबर 1982 को, है ना, सेकंड बर्थडे वो कब है, थर्सडे को। तो मुझे बताओ क्या मैं रवि का नहीं निकाल पाऊंगा 1982 में उसका बर्थडे कब होगा, बिल्कुल, तो वो भी 14 दिन पीछे होगा। जब हम 14 दिन पीछे जाते हैं तो डे सेम रहता है, तो वो थर्सडे ही रहेगा। तो 9 नवंबर 1982 को थर्सडे है, तो क्या 9 नवंबर 1986 नहीं निकाल सकते, डी प्लस एल वाई, तो आंसर इसका ट्यूसडे हो जाएगा। एक बार कंफर्म कर दो अगर सबको क्लियर हो चुका है ये, फिर आगे चलेंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ हाँ सक्षम, उस पर भी आ जाएंगे, उस पर भी आएंगे, डोंट वरी डोंट वरी, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन 14 में डाउट था, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन 14 में डाउट आया था। हाँ जी, इसको बता दो भाई क्वेश्चन 14 को, क्वेश्चन 14 का बता दो। हो जाएंगे, अभी अभी करा दूंगा, अभी करा दूंगा। निकाल लो, जैसे विनायक वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। दीपक आपको वैसे नहीं निकालना, उसने लिखा हुआ है ना इफ, वो इफ कंडीशन है, वहां इफ कंडीशन लिखी हुई है ना, दैट इज वाई। मैत्री 13 बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑनेस्टली बताऊं मैं करवा जरूर दूंगा, बट बहुत इजी क्वेश्चन था सच में। देखो इसको मैं समझाता हूं करने का तरीका। एक दिन ना, इसका सबसे बड़े तरीका यही है, आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर करनी पड़ेगी। मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मैंने बोल दिया, देखो नॉर्मल ईयर है पहली बात, तो मैंने बोल दिया लेट से 1 जनवरी को मंडे है। एक सेकंड के लिए मान लो कि 1 जनवरी को मंडे है, चलो ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि 1 फरवरी को क्या होगा? आप बोलोगे सर बड़े आराम से, बड़े आराम से कैसे बता सकते हैं? आप लोग एक बात अंडरस्टैंड करते हो कि जनवरी में इसके बाद कितने दिन आएंगे, +31, या फिर मैंने आपको बोला था सिर्फ ऑड डेज देख लो, पूरा का पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है ना, या तो 31 डेज ऐड कर लो, या फिर इसको 31 को 7 से डिवाइड करके जो 3 दिन 3 ऑड डेज आए उसको ऐड कर लो। तो 1 फरवरी को +3 करना है, +3 का मतलब थर्सडे। अब नॉर्मल ईयर है, 1 मार्च के लिए क्या करना होगा, इसमें +28 करना होगा, 28 मतलब 0 ही होता है, तो वो थर्सडे ही रहेगा। फिर 1 अप्रैल को आपसे पूछे तो इसमें फिर से 31 दिन होते हैं, तो 3 दिन ऐड करेंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये संडे आ जाएगा। फिर 1 मई की बात करें, फिर 30 डेज आएंगे, 30 डेज का मतलब +2 ऑड डेज होता है, ये ट्यूसडे आ जाएगा। 1 जून की बात करें तो 3 दिन ऐड करेंगे यहाँ पे 31 की वजह से, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, राइट। फिर 1 जुलाई की बात करें तो फ्राइडे में 2 दिन ऐड होंगे, संडे आ जाएगा। फिर 1 अगस्त की बात करें, अब 3 दिन ऐड होंगे तो आपका वेडनेसडे आ जाएगा। 1 सितंबर की बात करें
तो फिर से 3 दिन ऐड होंगे, आपका सैटरडे आ जाएगा। और ऐसे ही अगर आप 1 अक्टूबर पे पहुंचोगे तो फिर से 2 दिन ऐड होंगे, तो आपका मंडे आ जाएगा। राइट, समझ पाए? हमें बस ऑड ऑड डेज ऐड करते चलना है। फिर आगे नवंबर में आएंगे तो 3 दिन ऐड हो जाएंगे, दिसंबर के लिए फिर से 2 दिन, तो ऐसे आपका निकल जाएगा। तो ये पूछ रहा है कौन से एक महीने का कैलेंडर सेम होगा। तो आप देख लो, क्या मार्च और अगस्त को सेम है? देखो, 1 मार्च को थर्सडे है, 1 अगस्त को वेडनेसडे है, नहीं हो सकता सेम। क्या जुलाई और दिसंबर, आगे कर लेना, नहीं होगा। जनवरी और अक्टूबर का आप देखेंगे ना, मैंने 1 जनवरी को मंडे देखा था, फिर जब मैंने देखा 1 अक्टूबर को फिर से मंडे आ रहा है। तो भाई बिल्कुल ये दोनों के दोनों सेम होंगे। दोनों में 31 दिन भी हैं, एंड महीना भी सेम डे से स्टार्ट हो रहा है, नंबर ऑफ डेज इज सेम, एंड 1 तारीख को भी सेम डे है। सो दैट इज वाई देयर कैलेंडर विल बी सेम। सिर्फ ऑड डेज आपको ऐड करने हैं, अकॉर्डिंगली आपका आंसर आता रहेगा। हाँ जी, क्लियर है सबको ये? क्या ये अप्रोच क्लियर है? ऐसा भी क्वेश्चन हमने किया था, ऑड डेज वगैरह निकालना हमने सीखा था। जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि 12 जनवरी को ट्यूसडे है तो 12 जुलाई को क्या होगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने किया था, 1 2 क्वेश्चन देखे थे हमने। ओके, जहां क्लियर होता रहा ना, यस यस लिखता रहे करो, ताकि मुझे पता लगता रहे कि चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन 13 भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन 13 भी देख लेते हैं, ये वाला। हाँ, क्वेश्चन 16 भी देख लेंगे, एक बार 13 कर लेते हैं पहले। देखो, ये मुश्किल नहीं था, ऑनेस्टली ये मुश्किल नहीं था। इसमें देखो, अब यहां पे अंडरस्टैंड करो। चलो एक बार 1 मिनट ले लो आप लोग, सब लोग पढ़ने के लिए। देखो जय, प्रैक्टिस करो ना। देखो मैं बता रहा हूं, इसमें मुश्किल थोड़ी है ये क्वेश्चन, आप खुद देखो। आप जब खुद प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। देखो, वो कह रहा है कि जॉन को याद है कि उसने ना, देखो, उसने अपने जो पेपर सबमिट किए थे, जो भी केवाईसी फॉर्म सबमिट किया था, वो 30 मई के बाद था, और सॉरी 30 मई से पहले था और 22 के बाद था। ठीक है, तो मुझे बताओ, इतना स्टेटमेंट पढ़ के मुझे क्या पता लगा? मुझे पता लगा कि 22 के बाद सबमिट किया और 30 के पहले, मतलब या तो उसने 23 मई को किया होगा, या 24 को किया होगा, या 25 को किया होगा, या 26 को किया होगा, या 27 को, या 28 को, या 29 को। मानते हो? उसने बोला तो है 22 और 30 के बीच में किया है। फिर बैंक मैनेजर ने बोला कि भाई यार, जॉन ने अपना एप्लीकेशन जो सबमिट किया था वो इवन डेट को किया था, इवन दिन किया था, तो भाई ऑड वाले हटा दो। मैंने कहा लो भाई, ऑड वाले हटा दिए, लो हट गए। अब जॉन का जो आंसर आएगा ना, जॉन ने किस दिन सबमिट किया था, या 24 को, या 26 को, या 28 को, इन तीनों में से एक दिन आएगा। फिर बैंक इंस्पेक्टर ने यह भी याद किया कि मैरी ने ना डॉक्यूमेंट मई में सबमिट किए थे, पर जॉन के 6 दिन बाद। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मैरी ने डॉक्यूमेंट कब सबमिट किए? जॉन के 6 दिन बाद। अब मुझे बताओ, अगर यहां पे सबमिट किया जॉन ने, तो मैरी ने 6 दिन बाद यानी कि 30 मई को सबमिट किए होंगे। अगर जॉन ने 26 को किया था, तो भाई ये तो 6 दिन, मतलब 26 + 6, ये आपका बन जाएगा कितना? ये 1 जून बन जाएगा। ये जून में सबमिट करेगी। अगर जॉन ने 28 को किए थे, तो इसके 6 दिन बाद मतलब 3 जून आ जाएगा। पर उसने हमें लिख दिया साफ साफ कि मैरी ने तो मई में सबमिट किए थे। तो मई में सबमिट होने वाला तो सिर्फ यही वाला ऑप्शन है कि 30 मई को मैरी सबमिट करे, ताकि 24 मई को जॉन सबमिट कर पाए। ये बाकी आंसर तो जून में चले गए हैं। तो ओनली पॉसिबल इज कि जॉन 24 मई को सबमिट करे, ताकि मैरी 30 मई को सबमिट कर दे पेपर। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आई होप दैट इज फाइन। यस, ये हो गया क्वेश्चन 13 भी अपना। अब आते हैं क्वेश्चन 16, काफी बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ जी भाई, क्वेश्चन 16 बता दो।
आप देख सकते हो क्वेश्चन 14 वैसे भी कर सकते हो, यू आर राइट, यस, वैसे भी किया जा सकता है। हाँ देखो, इसमें आप अंडरस्टैंड करो ना, आप एक चीज समझो यहाँ पे, आप अभी खड़े हो कहाँ पे, देखो, आपको क्वेश्चन ये पूछना है कि क्या आज फ्राइडे है या नहीं है, राइट? तो आप इस बात को समझो कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 11 फरवरी को सैटरडे है, 21 अप्रैल आज है, तो मुझे तभी तो मैं देख पाऊंगा कि ये उस तारीख पे क्या दिन है, अगर मुझे पता लगे कि बीच में 29 फरवरी आया या नहीं आया। कहीं लिखा थोड़ी हुआ है कि बीच में 29 फरवरी है या नहीं है। 29 फरवरी होगा तो इसका आंसर शायद आपका सैटरडे आएगा, अगर नहीं होगा तो इसका आंसर फ्राइडे आएगा। तो हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही, एक सिंगल यूनिक आंसर नहीं मिल रहा, सो दैट इज वाई आंसर विल बी डी। जब मैं डेटा सफिशिएंसी कराऊंगा तो और भी ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है ना? सो दैट इज वाई इसका आंसर आपका डी बन जाएगा। इसके बाद कौन सा आंसर आप लोग कह रहे थे? नहीं देखो दीपक यार, टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करोगे तभी गलतियां पता लगेंगी। ऐसे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आपके सामने ही मैं कर रहा हूं, ठीक है? दो क्वेश्चन मैंने भी नोट किए थे, एक 29 और 30 भी मुझे आपको कराना है। आपके और होंगे तो मैं वो भी ले लूंगा, पहले एक 29 और 30 आप एक बार करेंगे। अब मुझे लगता है 30 तो आप कर लोगे, अब मुझे नहीं लगता कि 30 मुझे कराने की जरूरत है। एक मैंने पीछे 1972 वाला क्वेश्चन कराया, अब तो कर लोगे। ये 29 वाला ट्राई करो एक बार। हाँ करा दूंगा, 18 भी करा दूंगा, पहले ये देखो। ओके, मैं हेल्प कर देता हूं आपको 29 के अंदर। एक्चुअली पता क्या है, वो कह रहा है कि पहले तो डेट्स को इस तरह से लिखो, ये वाले फॉर्मेट के अंदर लिखो। जैसे मान लो अगर आपको 6 अगस्त 2010 को लिखना है, देन हाउ विल यू राइट? प्रज्ञा 30th क्वेश्चन इज सेम एज वो अभी 1972 वाला मैंने क्वेश्चन कराया आपको, 4 फरवरी वाला, अभी तो करा के हटाऊं, ये सेम क्वेश्चन है 30th वाला। अब नोटिस करेंगे इसको कैसे लिखेंगे, सर इसको ऐसे लिखेंगे, डी डी इज 06, ऑगस्ट इज 08 एंड वाई वाई इज 10। ये है क्या, 6 अगस्त 2010। और जब हम बात करेंगे 5 दिसंबर, अब 14 डिस्कस हो चुका है, 29 हो रहा है, कीर्ति 29 अभी हो रहा है, 14 हो चुका है। और 5 दिसंबर 2013 को कैसे लिखेंगे, 05, दिसंबर का मंथ होता है 12, दिस इज 13, ऐसे लिखेंगे। एक्चुअली ना मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, ये हालांकि हम ज्योमेट्री में पढ़ते भी हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तब भी हम डिस्कस करेंगे इसको, पर होता पता है क्या है, एक्चुअली ना आप नोटिस करोगे, आप इसका स्क्वायर करो एक बार, 06 का स्क्वायर ये होता है 36, 08 का आप स्क्वायर करो ये होता है 64, और 10 का आप स्क्वायर करो ये आएगा 100। आप समझ पाए? तो एक्चुअली यहां से क्या निकला, 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100। डेट का स्क्वायर प्लस मंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू ईयर का स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी है। ये कैसे दिख रहा है, देखो ये प्रैक्टिस जब होगी ना, हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर मैं आपको दूंगा भी ये टर्म्स, तो आपको और आइडिया यहां पे मिल जाएगा। ऐसे यहां पे आप देखेंगे 05 का स्क्वायर होता है आपका 25, 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, दोनों को आप ऐड करेंगे वो क्या बनेगा, 13 का स्क्वायर 169। इस तरह से अब हमें निकालना क्या है, इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे कब आता है, 15/8, और ईयर हमें निकालना है, वाई वाई हमें निकालना है। 15 इस स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, इन दोनों को ऐड करोगे वो आएगा 289, और 289 जो होता है ना वो 17 का स्क्वायर होता है। तो इसीलिए आपका जो आंसर बनेगा वो 2017 बन जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ?
ठीक है, वी विल बी डिस्कसिंग दी सम ऑफ द थिंग्स, ये नंबर्स वगैरह हम नंबर्स वाले टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे। एंड आगे जाके जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी मैं आपको करवाऊंगा, उनमें भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 29 डन। क्वेश्चन 30 जो पूछ रहे थे, बिल्कुल सेम अप्रोच जैसा हमें पीछे क्वेश्चन देखा अभी, वो 1972 वाला एग्जैक्ट सेम थिंग। अब कोई भी तारीख ले लो, लेट से 2 फरवरी 1900, इसकी तारीख का डे निकाल लो, ऑटोमेटिकली आपका आंसर मिल जाएगा। चलो, कुछ बच्चे 18 कह रहे थे बीच में, बता दो भाई 18 भी बता दो, मुश्किल नहीं है ये भी। लिखा हुआ है ना किरण, उसमें लिखा हुआ है फॉलो अ स्पेशल प्रॉपर्टी। देखो इधर, आप प्रीवियस डे समझते हो, प्रीवियस डे होता है पिछला दिन, और 1 डे बिफोर प्रीवियस डे मतलब 2 पिछले दिन। आप समझो ना इस बात को, मैंने बोला आज है, आज से प्रीवियस डे जो कल चला गया, जैसे आज संडे है, इस संडे से प्रीवियस डे क्या था, सैटरडे, और एक दिन बिफोर द प्रीवियस डे वो फ्राइडे था। तो 2 दिन पहले की बात को हम क्या बोलेंगे, 1 डे बिफोर द प्रीवियस डे। प्रीवियस डे पिछला दिन, 1 डे बिफोर 2 पिछले दिन। तो 2 पिछले दिन बाद मतलब 2 पिछले दिन पहले मंडे था, 2 दिन पहले मंडे था। तो भाई आज क्या होगा, ऑब्वियसली आज वेडनेसडे होगा ना। आज वेडनेसडे, प्रीवियस डे ट्यूसडे, 1 डे बिफोर प्रीवियस डे मंडे, तो भाई आज वेडनेसडे है। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द 4th डे आफ्टर टुडे। आज के बाद चौथा दिन कौन सा है, आज के बाद चौथा दिन, कल आएगा थर्सडे, परसों फ्राइडे, तीसरा दिन सैटरडे, चौथा दिन आपका संडे, तो संडे आ जाएगा इसका। ऑप्शन सी विल बी द राइट, सी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है यहां पे। तो ये पूरा का पूरा हमारा टेस्ट 1 आई थिंक डिस्कस हो चुका है, मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई क्वेश्चन डिस्कस करने की जरूरत है। आई थिंक सब डिस्कस हो गया आपका इसमें। अब अगली डीबीपी पे चल सकते हैं। कोई और कंफ्यूजन है किसी की इस टेस्ट के अंदर, फिर डीबीपी 6 चलेंगे नहीं तो। क्लियर है ये। ठीक है, टेस्ट हमारा पूरा यहां पे हो चुका है। तो बच्चा क्वेश्चन 7 कह रहा है, 7 व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 भी कुछ नहीं है। 7th डे ऑफ अ मंथ इज 4th डे बिफोर सैटरडे। सैटरडे 4 दिन पहले 7 तारीख का दिन बता दिया है, 18वें दिन का दिन बताना है, सिंपल सिंपल। ठीक है ना, उस तरह से कर लो। चलो चलो, अब आ जाओ सी सेट डीवीपी 6 के ऊपर। अब इसमें बता दो भाई, इसमें क्या डाउट्स हैं, इसमें एक बार बता दो क्या डाउट्स आए हैं इसके। अरे आ रहे हैं यार, तक डीपीपी 7 पे भी आएंगे, अभी डीपीपी 6 बता दो आप लोग एक बार। विनायक सिंपल सी बात लिखी हुई थी कि आज वेडनेसडे है, सॉरी 2 दिन पहले मंडे था, तो आज वेडनेसडे है, 4 दिन बाद क्या होगा, संडे। ठीक है विनायक, डायरेक्शन वाले पे भी आ जाएंगे, अभी पहले डीपीपी 6 बता दो एक बार। प्राची पहले ये बता दो इसमें से, डीपीपी 6 में से। बच्चे कह रहे हैं डीपीपी 6 में क्वेश्चन 7। अरे अभी बताया ये वाला, अभी अभी +3 -3 वाला नहीं किया था, बताओ एक बार, चलो ट्राई करो क्वेश्चन 7 ट्राई करो, अभी क्वेश्चन 7 आप लोग ट्राई करो पहले एक बार इसमें। ये सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी +3 -3 वाला करवा के हटाऊं, बताओ क्या आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 7। सिद्धार्थ करा दिया, स्टार्टिंग में कराए 2 क्वेश्चन कराए, डीपीपी में 2 क्वेश्चन कराए, गेन लूज वाले 2 क्वेश्चन करे सब, तीसरा ये वाला है, 3 क्वेश्चन कर लेंगे आज ही। तो जजमेंट नहीं समझ रहा डिफरेंस, करते हैं, चलो करते हैं।
देखो यहां पर नोटिस करो, वो कह रहा है कि संडे 10 बजे रात को एक घड़ी 5 मिनट स्लो थी, और अगले थर्सडे को सुबह 10 बजे वो घड़ी 7 मिनट फास्ट हो गई है। आप मुझे बता सकते हो इनका डिफरेंस कितना है स्लो से फास्ट होने का? कैन यू टेल मी द डिफरेंस? अरे सेवंथ ही बता रहा हूं किरण, सेवंथ ही लिखा हुआ है आपके सामने है, सेवंथ सेवंथ ही कर रहा हूं। 5 मिनट फास्ट, सॉरी 5 मिनट स्लो से लेकर 7 मिनट फास्ट, हाउ मच इज द गैप? ऐसा समझो कि एक घड़ी 5 मिनट पहले पीछे थी, अब वो 7 मिनट आगे जा चुकी है, तो कितना गैप है ये है 12 मिनट का गैप। आप इस बात को समझ पा रहे हो? 12 मिनट का गैप है, 12 मिनट का, बिल्कुल। एक पहले 5 मिनट पीछे थी, वो 7 मिनट आगे है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो 12 मिनट का गैप आया, ये कितने घंटे के अंदर आया? कितने घंटे के अंदर आया? 12 मिनट है ना यार, -5। अरे स्लो है, स्लो मतलब -5, और फास्ट है तो +7, तो 12 मिनट है ना, दो क्यों होगा? दो क्यों होगा? वो पहले पीछे थी, अब आगे है 7 मिनट, तो 12 मिनट का गैप हुआ। कितने घंटे के अंदर? संडे 10 बजे से लेकर थर्सडे सुबह 10 बजे तक, हाउ मेनी आवर्स आर दीस? आप बोलोगे सर 10 PM मंडे 24 घंटे, 10 PM ट्यूसडे 24 घंटे और 48 घंटे, 10 PM वेडनेसडे 72 घंटे, और 12 घंटे और 12 मिनट। ये जो चेंजेस आए, ये आए 84 आवर्स के अंदर। किसी को ये लाइन लिखने में दिक्कत है? नहीं ना? 12 मिनट वो चेंज आया 84 आवर्स में। वो कह रहा है वो करेक्ट टाइम कब दिखाएगी? मुझे बताओ, करेक्ट टाइम का मतलब क्या होगा? जब वो 0 पे आएगी। मानते हो इस बात को? जब वो ना तेज है ना पीछे है। तो एक्चुअल में ना हमें ये 5 का डिफरेंस यहां पे निकालना होगा कि 5 मिनट का जो कवरेज था वो कितने टाइम में उसने किया। अगर दोस्तों मेरे पास ये है कि 12 मिनट का चेंज आता है 84 आवर्स के अंदर, तो 5 मिनट का चेंज कितने आवर में आएगा? क्या मैं ये नहीं निकाल लूंगा? फिर वही सेम चीज। आप बोलोगे सर पहले तो 1 मिनट का निकाल लेते हैं। मैंने कहा निकाल लो। कैसे निकाला? 12 से डिवाइड करके, तो इधर भी 12 से डिवाइड, वो आ जाएगा 7 आवर्स। 1 मिनट का गैप आता है 7 आवर्स के अंदर, तो 5 मिनट का गैप कितने में आएगा? 5 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 35 आवर्स। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 10 PM संडे से 35 आवर्स प्लस करने हैं। 10 PM संडे से 35 आवर, तो 10 PM सैटरडे, 10 PM मंडे 24 घंटे और 11 घंटे और, तो 9 AM ट्यूसडे आ जाएगा। ऑप्शन है। क्लियर? अरे पलक मुझे बताओ, एक घड़ी 5 मिनट पीछे है तो सही टाइम कब दिखाएगी? जब 0 मिनट पीछे होगी, बस। तो 5 मिनट ही तो हुआ। हाँ तो ले लो। आप फिर कीर्ति ले सकते हो। आपको फिर पता क्या करना पड़ेगा? आपको थर्सडे 10 AM से जो भी पीछे आएगा, 7 इंटू, हाँ, 7 इंटू 49 आवर्स। आप थर्सडे, आप एक काम करो, थर्सडे 10 बजे से 49 आवर्स माइनस कर लो, तब भी सेम आंसर आएगा। तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है? क्योंकि जय 12 मिनट का तो गिवन है, 12 मिनट तो चेंज होगा 84 आवर्स, वो तो गिवन ही है। हमें क्या निकालना है? सही टाइम। सही टाइम होगा जब वो 0 मिनट आगे होगी। अभी 5 मिनट पीछे है, 0 के लिए 5 मिनट चेंज आना पड़ेगा, तो 5 मिनट चेंज आएगा 35 घंटे में। 12 घंटे तो गिवन ही है जय। यश पूछ रहे हैं 7th क्वेश्चन बता दीजिए। यश ये क्वेश्चन 7 ही है, समझो इस बात को, ये क्वेश्चन 7 ही है। क्वेश्चन 10 कुछ लोग पूछ रहे हैं। क्वेश्चन 10 बता दीजिए भाई, क्वेश्चन 10 बता दो।
हाँ हाँ दिव्यांगिनी, 10th ही बता रहा हूं। देखो इसको ट्राई करते हैं। ए वॉच वॉज सेट करेक्टली एट नून, 12 बजे टाइम बिल्कुल का सही था। अब क्या हुआ है, इट बिगेन टू लूज 30 मिनट्स ईच आवर। हर घंटे आधा आधा घंटा वो पीछे होती जा रही है। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर मेरी घड़ी या अगर नॉर्मल घड़ी 1 घंटा चल रही है तो मेरी घड़ी कितना चलेगी? लिखा है ना हर घंटे आधा घंटा लूज होता जा रहा है, आधा घंटा लूज होता जा रहा है। तो एक्चुअल में हम यही तो बोलेंगे कि सर वो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट चलेगी। जब नॉर्मल घड़ी 1 घंटा चलेगी, मेरा आधा घंटा लूज हो जाएगा, तो मैं सिर्फ 30 मिनट चल पाऊंगा। राइट और नॉट? बिल्कुल। तो वो क्या कह रहा है कि भाई घड़ी में 5 बज गए हैं। घड़ी में 5 बजने का मतलब किसकी घड़ी में? गलत घड़ी में 5 बज गए हैं। अब इसको है तो मिनट्स में निकाल लो। 5 बजे का मतलब 12 बजे स्टार्ट हुई थी ना, 12 से 5 मतलब कितने? 5 घंटे। या तो 5 आवर लिख लो, दैट इज ऑल्सो फाइन। या फिर आप इसको 300 मिनट लिख लो, साफ साफ सीधा सीधा दिख रहा है ना? तो कैसे पहुंचेंगे यहां से यहां? 10 से मल्टीप्लाई करके। राइट, तो इधर भी क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई। तो कहने का मतलब पता क्या है कि जब मेरी घड़ी में 5 बजे होंगे तो नॉर्मल घड़ी 10 घंटे आगे जा, मतलब 10 घंटे उस पर 10 बजे होंगे, है ना? जब मेरी घड़ी 5 घंटे चली, नॉर्मल घड़ी 10 घंटे चली। तो एक्चुअल में रात के 10 बज गए होंगे जब नॉर्मल घड़ी में 5 बजे होंगे। पर क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं हुआ। उसने एक बात और कही है कि उसको रुके हुए 5 घंटे हो चुके हैं। तो भाई 5 घंटे और बीत चुके हैं रुकने के बाद। तो 10 बजे के अंदर जब आप 5 घंटे ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3 AM। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर? आई होप दैट इज फाइन टू ऑल। यस और नो? ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 1 पूछ रहे हैं यहां पे इसमें। क्वेश्चन 1 बताओ। करने के 2 तरीके हो सकते हैं, आप लोग बताओ। मतलब दो क्या, कई तरीके हो सकते हैं। बताओ क्वेश्चन 1 को। क्वेश्चन 2 तो देखो पूजा, इतना मैंने तो आपको ना टाइम भी बताया हुआ है। मैंने आपको क्लासेस में इसका टाइम भी बताया हुआ है। क्वेश्चन 2 जो बच्चा पूछ रहा है पूजा, ये तो मैंने आपको क्लॉक घुमा घुमा के दिखाया था मैंने आपको, ये क्वेश्चन नंबर 2 तो देखो सिंपल है। क्वेश्चन 1 भी सिंपल है। यहां कह रहा है कि पहले 11:45 थे, अब 4 मिनट और हो चुके हैं, 11:49 हो गए हैं। 4 मिनट ही तो हुए। याद करो, मैंने आपको क्या बताया नहीं था कि 1 मिनट, जो मिनट हैंड है 1 मिनट में कितना मूव करता है? आप जानते हो 6 डिग्री। तो भाई 4 मिनट में कितना मूव करेगा? सिंपल, 6 × 4, वो आ जाएगा 24 डिग्री। ये मूवमेंट किसकी है? 24 डिग्री। ये मिनट हैंड की मूवमेंट है, 24 डिग्री। ठीक है। और अगर मैं आपसे आर हैंड की बात करूं, आर हैंड कितना मूव करता है 1 मिनट के अंदर? बताया हुआ है मैंने आपको, आधा डिग्री मूव करता है। 4 मिनट के अंदर कितना मूव करेगा? 4 मिनट के अंदर आ जाएगा 2 डिग्री। 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना। तो भाई मेरा मिनट हैंड मूव किया 24 डिग्री, आर हैंड मूव किया 2 डिग्री। कितना गैप है? गैप हुआ 24 - 2, ये आ गया 22 डिग्री। ऑप्शन बी। ओके पूजा, क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 2 आपको? ये मैंने क्लास में बताया था आपको कि कौन सा ऐसा टाइम होता है जब आपका 180 डिग्री अपोजिट रहते हैं। आए याद आपको? मैंने बताया तो था 5 और 7 के बीच में सिर्फ एक बार 180 डिग्री का एंगल बनता है। आई डिस्कस दिस इन क्लास, मैंने आपको क्लॉक घुमा घुमा के दिखाया था बल्कि वो तो। और बताओ कोई, और क्या कह रहे थे?
क्वेश्चन 8 बोल रहा है, क्वेश्चन 8 क्या है देख लो, इसका बता दो। कुछ नहीं है इसमें, बस मेरे यार करो ट्राई, इसको करो, क्वेश्चन 8 को ट्राई करो। हाँ कर लो, आज तक 2 बार चेक करना पड़ेगा, 11:45 पे क्या था, 11:49 पे क्या था, कर सकते हो, 2 बार करना पड़ेगा। 11:45 पे टाइम देखो, एंगल देखो 11:49 के बीच में, और फिर माइनस कर दो। देखो सिंपल है ये भी। इसमें देखो ये कह रहा है कि क्लॉक सुबह 11 बजे ठीक तरह से सेट किया गया, और क्लॉक हर घंटे 3-3 मिनट गेन करता जा रहा है। अगली दोपहर सॉरी अगली सुबह 2 बजे तक कितना टाइम गेन कर चुका होगा, उसका मिरर इमेज निकालो। देखो पहले तो आप ये देखो कि अभी 11 बजे हैं सुबह के, अगले दिन के 2 चाहिए, 2 दोपहर के नहीं, 2 सुबह के। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी मान लो 11 बजे हैं सुबह के, अगली सुबह 2 AM के लिए कितने घंटे होंगे। देखो एक तो है जैसे सुबह के 11 हैं तो 12 घंटे बाद रात के 11 बज जाएंगे, फिर रात के 12 बज जाएंगे, फिर सुबह के 1, सुबह के 2। तो एक्चुअल में ना 12 घंटे तो हुए हुए, 3 घंटे और, तो एक्चुअल में ये 15 घंटे ही हैं केवल, इट इज ओनली 15 आवर्स। आप समझ पाए, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे नहीं, अर्ली मॉर्निंग जो रात के, जो अर्ली मॉर्निंग 2 बजे की बात हो रही है, तो वहां से लेकर अगली मॉर्निंग 2 बजे तक सिर्फ 15 घंटे ही हैं, सिर्फ 15 घंटे। तो बस सिंपल सा बात है, आपने देखा कि सर हर घंटे में कितना गेन हो रहा है, 3 मिनट का, 1 घंटे में गेन हो रहा है 3 मिनट का, तो 15 घंटे में कितना गेन होगा, 45 मिनट का। ठीक है सर। तो जब नॉर्मल घड़ी में 2 बजे होंगे, मेरी घड़ी में कितने बजे होंगे, मेरी घड़ी में 45 मिनट ज्यादा होंगे, तो मेरी घड़ी शो कर रही होगी 2:45। पर उसने ये टाइम नहीं पूछा। अरे सिद्धार्थ क्वेश्चन 8 ही है आपके सामने, क्या लिखे जा रहे हो, क्वेश्चन 8 ही तो करा रहा हूं आपको। 2:45 है, ठीक है। अब मिरर इमेज कैसे निकालते हैं उसकी, मिरर इमेज के लिए सर 1160 में से हम माइनस करते हैं, वो कितना आया, 915। बस हो गया, हो गया। 2 कॉन्सेप्ट क्लब कर दिए, एक गेन वाला कॉन्सेप्ट था, फिर लास्ट में बस 1160 से माइनस करना था। आई थिंक दैट्स फाइन। ठीक है, हो गया ये भी। कुछ बच्चे क्वेश्चन 9 भी कह रहे हैं, ठीक है, एक बार क्वेश्चन 9 भी कर लो भाई ट्राई। इसमें भी कुछ नहीं है वैसे, सही बताऊं तो। ट्राई करो इसको, चलो। क्वेश्चन 9 तो बहुत इजी है, सही बता रहा हूं, मतलब आई डोंट नो इसमें क्यों मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। बल्कि ये भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया। स्वाति 10th दोबारा देख लेना, सिंपल सी बात है, 5 घंटे में मेरा क्लॉक 10 घंटे मूव कर गया है, ठीक है ना। 5 घंटे में 10 घंटे, आगे बस 5 ऐड करना था, आपका आंसर 10 PM आया होगा, पर उसके बाद ये 5 आवर्स और ऐड करने हैं, ठीक है ना। 5 घंटे रुक गई है ना, तो 5 और ऐड कर दो, 3 बज जाएंगे। देखो क्वेश्चन 9 तो बहुत ही ईजी है। अभी मैंने बताया कि एक घड़ी 3 मिनट लूज कर रही है, एक घड़ी 3 मिनट गेन कर रही है, एक 3 पीछे है 3 आगे है, तो कितना गैप है, 6 मिनट का, ठीक है ना। ये 6 मिनट का गैप है, ये कितनी देर में आ रहा है, 1 घंटे के अंदर ये 6 मिनट का गैप आ रहा है। ये तो सबने लिख लिया जो क्वेश्चन 9 पूछ रहे हैं। तो वो पूछ रहा है कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कितने घंटे हैं, पहले आप बताओ कितने घंटे हैं। सर ऑब्वियसली 12 घंटे हैं, तो 12 घंटे में कितना गैप आ जाएगा। अरे भाई 12 से मल्टीप्लाई करो, और क्या, ये आ जाएगा 72 मिनट्स का गैप। 72 मिनट्स को क्या लिख सकते हैं, 1 आवर 12 मिनट।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं करनी यार, ऐसे क्वेश्चन में क्यों गड़बड़ कर रहे हो। चलो डीपीपी 6 भी डन है, डीपीपी 7 पे आ जाओ अब। एक कुछ बच्चे 7 to 9 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक बार आप लोग सब लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन 7 to 9। ठीक है, पढ़ेंगे इसको। ठीक है, एक बार पढ़ेंगे सब लोग इसको, फिर करते हैं इसको, एक बार पढ़ेंगे। हाँ देखो, इधर देखो, सक्षम प्रैक्टिस करो, आपके सामने ही मैं कर रहा हूं। मुझे बताओ ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट था जो हमने नहीं डिस्कस किया हुआ था, किए हुए थे, बस प्रैक्टिस की थोड़ी कमी थी। अब देखो यार, यहां पे ना ये स्टेटमेंट दे रखी है, ये क्या स्टेटमेंट है। आप लोग ना एक काम करो, अपने एंड पे एक बार डीपीपी ओपन कर लो, अगर आप ओपन कर सकते हो, क्योंकि वो ऊपर नीचे करने में ना वो इरेज हो जाता है। आपका क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है, मेरे पास इधर ना, मेरे पास भी है, मैं आपको बता देता हूं। एक सेकेंड, देखो करने का तरीका समझो। यहां पे इसने ना इतनी बड़ी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपको सबसे पहले ये देखना है, ये लिखा है ना एफ एंड सी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ऊपर ना आपकी डायरेक्शन गिवन है, मैं आपको डायरेक्शन ना यहां पढ़ के बता देता हूं। ऊपर ना यहां डायरेक्शन गिवन, एक बार बता देता हूं, फिर आपको आगे समझ आ जाएगा। ये डायरेक्शन ये है, ये दिखा है ना, वाई एंड जेड। नहीं तो होने चाहिए भाई, डीपीपी में क्यों नहीं होने चाहिए। वाई एंड जेड का मतलब क्या है, जेड इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो बस आपको यही करना है। अब इसमें अगर ऐसा लिखा हुआ है तो सेम चीज यहां पे इंप्लीमेंट करो। ठीक है, लिखा हुआ है वहां पे वाई एंड जेड का मतलब है जेड इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, तो सेम चीज यहां पे करो। एफ एंड सी का मतलब क्या होगा, एफ एंड सी का मतलब यहां पे आएगा सी इज इन द, आप ओपन कर लो अपनी डीपीपी, आपको दिख जाएगा सी इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ एफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। क्या ये लाइन समझ आई आपको। कोई बात नहीं, हो सकता है, हाँ हो सकता है कि डीपीपी में प्रिंट ना सही आया हो, पर इस तरह से करना है। लिखा है ना वहां पे, अब वहां ऊपर आपका ऊपर आपका एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वाई एंड जेड। वाई एंड जेड का मतलब ये लिखा हुआ है जेड इज इन द ईस्ट डायरेक्शन दैट ऑफ वाई एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो अगर यहां पे एफ एंड सी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सी इज इन द ईस्ट डायरेक्शन दैट ऑफ एफ। चलो ये बन गया हमारा, ठीक है, ये बन गया हमारा। इसके बाद और क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आगे लिखा हुआ है आपका सी डॉलर बी। सी डॉलर बी का मतलब, ऊपर डॉलर का मतलब भी लिखा हुआ है, वाई डॉलर जेड में लिखा हुआ है जेड इज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ वाई। तो अगर हमारे सामने सी डॉलर बी है ना, इसका मतलब क्या होगा, बी इज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ सी, बी इज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ सी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। तो ये ऐसे बन जाएगा, आप समझ पाए। दिस इज हाउ यू विल बी फॉर्मिंग इट। फिर आगे आपका लिखा होगा बी स्टार डी, या जो बी एस्ट्रिक डी, तो एस्ट्रिक का भी आगे लिखा हुआ है। एस्ट्रिक का मतलब है z इज इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ y एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। तो बस, तो आपका जो लिखा हुआ है बी एस्ट्रिक डी, इसमें क्या आ जाएगा, d इज इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ b एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो भाई d इधर आ जाएगा 6 मीटर के ऊपर y के। एंड लास्ट है d डॉलर ई। d डॉलर ई का मतलब क्या है, e इज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ d, e is in the south direction of d at a distance of 5 मीटर। तो पूछा क्या हुआ है, e और f का गैप कितना है। देखो ये रहा आपका e, ये रहा आपका f। कैसे निकालेंगे इस गैप को, कैसे निकालेंगे इस गैप को, सिंपल, आपको ये चाहिए, ये
व्हाट डू यू नीड? यू नीड दिस मच। कैसे आएगा ये वाला? सर इसके लिए हमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और बेस चाहिए होगा। ये कितना है परपेंडिकुलर? ये 5, ये 5, ये तो परपेंडिकुलर 10 और बेस कितना है? ये 3। तो ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ई एफ की वैल्यू आ जाएगी √109। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। डी हो सकता है मिसप्रिंट हो कुछ चीजें, तो करना ऐसे है, इसको करना ऐसे है, करना ऐसे और कुछ नहीं। क्लियर हुआ ये? तो ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 भी ट्राई कर लेंगे आप लोग अपने एंड पे। ठीक है कीर्ति, मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया मैं आपकी बात। अब क्लियर हो गया सबको? ठीक है रेनू, इसमें कुछ नहीं है, ऊपर ना सिंबल का मेंशन है, जैसे एफ एंड सी का ऊपर मतलब दिया हुआ है, ये देखो ऊपर एफ एंड सी का मतलब दिया हुआ है, ये देखो इधर इधर मीनिंग दिया हुआ है। y एंड z का मतलब है ना, z इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ y एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो जब वहां f एंड c लिखा हुआ है, आप इसको f एंड c से रिप्लेस कर लो। f एंड c का मतलब होगा c इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ f एट डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। बस उसको ड्रॉ कर लो, आप उसको ड्रॉ कर लो। फिर आगे लिखा है $C भी, तो $C भी यहां पे है, तो यहां पे $Y लिखा हुआ है, उसको $C से रिप्लेस कर दो। उस तरह से आपका डायग्राम बन जाएगा। और बताओ इसके अलावा और कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं आपको क्लियर हुआ? एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बच गया? सर लास्ट पार्ट बताओ। लास्ट पार्ट कुछ नहीं था, मैं आपको बता देता हूं। देखो लास्ट पार्ट ऐसे था, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूं। ऐसे था कि हम यहां पे थे, इस तरह से था, ठीक है। ये 3 मीटर था, ये 5 मीटर था, ये 5 मीटर था, और ये पूरा 6 मीटर था। हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था ये वाली वैल्यू। दिस इज व्हाट वी रिक्वायर ना, ये रेड वाली वैल्यू चाहिए हमें, ये रेड वाली वैल्यू चाहिए हमें। ये रेड वाली वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? रेड वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर ये हाइपोटेन्यूज है, आपको इसके लिए पहले बेस चाहिए और आपको परपेंडिकुलर चाहिए, राइट। मुझे बताओ ये कितना होगा? ये कैसे पता लगेगा? सर ये पूरा 6 मीटर है, इतना 3 मीटर है, तो ये कितना होगा? ये भी 3 मीटर होगा। और ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर कितना है? सर 5 इतना, ये 5 इतना, ये 10 हो जाएगा। तो सर ये भी 10, ये 3, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर वाला लगा देंगे। 9th भी सेम है यार जय, एक बार ट्राई करना, सेम लॉजिक के साथ 9 ट्राई करो, सेम लॉजिक के साथ 8 ट्राई करो। अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये फॉर्मूला जो ये जो मेंशन है ना, इसको आप ड्रॉ करें, इसको आप ड्रॉ करें, जो मेंशन है यहाँ पे, जो भी ऊपर सिंबल्स लिखे हुए हैं उसको आप ट्राई करो, हो जाएगा फिर उससे। ठीक है लॉजिक ये है, जो जो मेंशन है यहाँ पे उसको आपको डायग्राम में लेकर आना है। ठीक है शिवानी, स्वाति, चलो क्वेश्चन 9 कर लो यार, ठीक है एक एक बार कर लो क्वेश्चन 9। ठीक है आप लोग ट्राई कर लो, आपका डीपीपी में गिवन है वो चीज, आप एक बार ट्राई करो इसको, एक बार ट्राई करो सब लोग। हाँ जी हो गया 9th। स्वाति 8th ट्राई तो करो यार, एक बार ट्राई तो करो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बता दूंगा बट इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे 7th किया था वैसे ही 8th है। क्या करना है भाई 9th में? देखो सी, अब इसमें देखो $C एंड द रेट है, वो उसका उसका एक्सप्रेशन यहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है।
$y@z, ये दिया हुआ है, इसको यहां पे इंप्लीमेंट करो, $c@h। क्या लिखेंगे इसमें? h इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ y, तो h इज इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ c, ऐसे आएगा, ये नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, फिर आगे क्या मेंशन्ड है? h परसेंट जो भी लिखा हुआ है, परसेंटेज आई, और परसेंटेज का ऊपर गिवन है z इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ y एट अ डिस्टेंस ऑफ 4, तो i इसके ऊपर की डायरेक्शन में होगा 4 मीटर के गैप के ऊपर। ठीक है, एंड लास्ट चीज मेंशन्ड है हमारे पास I एंड R। एंड का क्या लिखा हुआ है? Z इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ Y, तो R इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ I एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। ये बन गया सबका। तो क्या पूछा हुआ है यहां पे, क्या पूछा हुआ है नाइन्थ के अंदर? नाइन्थ के अंदर पूछा गया है R इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू C। ये रहा C, ये रहा R, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये कौन सी डायरेक्शन है? ये नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। पक्का? ठीक है, इस तरह से बन जाएगा आपका। और क्वेश्चन 8 भी सेम था, क्वेश्चन 8 में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन 8 भी सेम है। उसमें भी देखो A स्टार B क्या है, A एस्ट्रिक B जो है, A एस्ट्रिक B में क्या लिखा हुआ है? B is in the west direction of A, B is in the west direction of A at a distance of 6 मीटर। ठीक है, $C, sorry, B percentage C is in the north direction of B, C is in the north direction of B at a distance of 4 मीटर। और तीसरा पॉइंट क्या है? C and D, Z is in the east direction of, so D will be in the east direction of C at a distance of 3 मीटर। तो ये पूछा हुआ है, ये है स्वाति, ये है, यहां पे देखो। तो A और D के बीच में डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे? हमें ये गैप चाहिए, ये वाला, वी नीड दिस वन। ये कैसे निकलेगा? इसके थ्रू और इसके थ्रू, राइट। ये कितना होगा पहले मुझे बताओ, ये बेस कितना होगा? ये टोटल 6 है, ये ऊपर 3 है, ये बचा 3, और इसका ये आपका परपेंडिकुलर 4 है। तो बस ये तो 3 4 5 का साफ साफ दिख गया, तो 5 आ जाएगा, इसका आंसर 5 आ जाएगा। बताओ, क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, ऑल क्लियर? किसी भी स्टेप में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो सारे डाउट्स हो चुके हैं आप सबके रिजॉल्व। 4/5 कैसे लिया? अरे नहीं, देखो ना, ये टोटल 6 है, ये टोटल 6 है, ठीक है, ये इतना 3 है, बाकी बचा हुआ भी 3 हुआ, और ये 4 है तो ये भी 4 हुआ। ठीक है, तो बस, तो 3 4, इसका पर स्क्वायर निकालो ना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर 25। यस, ठीक है। तो ये सारी ये डीपीपीस हो गई हमारी, डीपीपी 5, डीपीपी 6, डीपीपी 7, वीकली टेस्ट, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। 5 की फिगर भी कुछ नहीं है रेनू, 5 की फिगर भी कुछ नहीं थी। आपको बस जो जो लिखा हुआ है ना यहां वो करते रहना। मैं एक बार बता देता हूं इसको हम यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो इधर देखो, 5वां क्वेश्चन भी एक बार देख लो। वो कह रहा है वर्टिकल लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम H to I, तो भाई H से I इस तरह से एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये रहा आपका H, ये रहा I। देखो बस उसने लिखा है साथ में I इज इन द नॉर्थ, तो I ऊपर रहेगा, H नीचे रहेगा। ये I to H मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम G to F। अब हमें नहीं पता G to F कहां ड्रॉ करना है, पर उसने आगे लिख दिया B इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ द लाइंस। तो एक्चुअल में ना एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है हमें G to F, जहां पर F ईस्ट में हो ऑफ दैट ऑफ G, तो ये ऐसे बन जाएगा। और उसने लिख दिया B इज मिड पॉइंट, दोनों का मिड पॉइंट B हो चुका है। A इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ G, A इज 5 मीटर नॉर्थ, तो A यहां पे आ जाएगा G के नॉर्थ में। और क्या लिखा है? E इज 5 मीटर वेस्ट टू H,
E इज 5 मीटर वेस्ट टू एच, ये ऐसे बन गया। फिर क्या आगे लिखा है, D इज 5 मीटर साउथ टू एफ, D इज 5 मीटर साउथ टू एफ, और साथ साथ C इज 5 मीटर ईस्ट टू आई, C इज 5 मीटर ईस्ट टू आई, ये ऐसे बन गया। ये डिस्टेंस लिख लो, ये 5, ठीक है ना। और आपका सारे 5 5 5 ही है बेसिकली, ठीक है ना। ये भी 5 इस तरह से हो जाएगा, सारे ये 5 5 ही हैं। और निकालना क्या है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जी विद रिस्पेक्ट टू सी। जी के रिस्पेक्ट में कहा है, जी के रिस्पेक्ट में, सॉरी सी के रिस्पेक्ट में जी कहां है, तो सी के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में है आपका जी। बस ऐसे ही करना था आपको। डायरेक्शन का यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन क्लास में कराया होगा, वो क्लास में करवाया होगा आरती, वो क्लासेस में हो चुका होगा। ओके। हाँ, कुछ एक दो चीजें और भी थी जो मुझे आपके साथ छोटी छोटी डिस्कस करनी थी। एक ना, ये भी किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, हालांकि मैंने करवाया था ऐसा क्वेश्चन भी। एक बार आप लोग ट्राई करो इसको, बताओ इसका क्या आंसर होगा, कैसे करेंगे इसको। किरण डीपीपी 8 मेरे पास अभी आई नहीं थी, आई थिंक बाद में अपलोड हुई होगी। तो डीपीपी 7 तक तो सारे हो चुके हैं, डीपीपी 7 ही मैंने कल रात में देखा था। प्रियंका देख लो, उसका सोल्यूशन गिवन होगा वहां पे, नहीं तो टेलीग्राम पे पूछ लेना मेरे से। पर इतने क्वेश्चन इतने मैंने करा दिए ना, इसी में मतलब सारे टाइप्स डिस्कस हो चुके हैं, अगर कोई बचा था वो प्रैक्टिस में हो गया। नहीं आंसर प्राची, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है और कुछ नहीं है उसमें। नहीं उतना नहीं पूछेगा, उतना डिटेल में नहीं जाएगा तन्वी, उतना जरूरी नहीं है आपको। हाँ देखो इसका ना, देखो इसका ना, हो सकता है इसके दो आंसर आए, मैं आपको समझा भी देता हूं। पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है ना, वो 4 मिनट अपार्ट का मीनिंग क्या है। आप लोग जानते होंगे 1 मिनट 6 डिग्री के बराबर है ना, तो 4 मिनट का मतलब और कुछ नहीं है, आपका एंगल कितने का बनना चाहिए सर, वो 24 डिग्री का बनना चाहिए। अब मैंने आपको बताया भी था कि दो एंगल बन सकते हैं, एक को आप 60h - 11m/2 पुट करेंगे +24, और एक में पुट करेंगे -24। हो सकता है दो आंसर आए, हो सकता है एक आंसर आए, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट। तो उस हिसाब से आपके दो आंसर हो सकता है आ जाए। सुमित पूछ रहे हैं 4 मीटर अपार्ट, ये पहले मैंने बताया हुआ है भाई, 1 मिनट का मतलब 6 डिग्री, 4 मिनट का मतलब 24 डिग्री। कर लेंगे इसको, एच की वैल्यू 4 डाल देनी है आपको, जहां मिनट की वैल्यू आ गई वो सही आंसर है। ठीक है, हो सकता है दो आंसर आए, जैसे अगर आप, चलो कर ही देता हूं मैं आपको। अगर आप यहां पे आप 4 डालोगे ना, 60 × 4, पहले मैं प्लस के साथ चेक कर रहा हूं, कितना बनेगा ये, 240 -11m = 48। ठीक है, तो 240 - 48 ये बनेगा 192/11, ये बनेगा पहला आपका। ठीक है ना, ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको, कितना आएगा। पहला आपका ये आएगा इतना, 4 बज के इतने मिनट, और एक दूसरा आएगा आपका 240 -11m = -48, तो 288/11, ये दूसरा आंसर आएगा। तो दो आंसर आएंगे भाई यहाँ पे, ठीक है, एक नहीं आएगा, दो आंसर आएंगे। हाँ, तो ये 17/5/11 आ जाएगा, यस यू आर राइट। और एक 26/2/11, एक आएगा 26/2/11। हाँ जी, दोनों लेना है, +24 और -24, यस। ये दो आंसर आएंगे इसके, ये दो आंसर आएंगे। ठीक है, क्या ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था जो 2025 का क्वेश्चन आया था डायरेक्शन में, क्या हम ये कर चुके हैं क्वेश्चन, एक बार बताना मुझे।
चलो ठीक है ठीक है। एक ये ट्राई करेंगे फिर, ये वाला। ये क्वेश्चन पढ़ो, नीचे सोल्यूशन भी गिवन है, सोल्यूशन बाद में देखना, आप क्वेश्चन पढ़ो ऊपर जो लिखा हुआ है। क्वेश्चन जो पढ़ा हुआ है वो देखो एक बार, सोल्यूशन मैं बता दूंगा, आप पहले क्वेश्चन पढ़ो एक बार। पलक कह रही नहीं किया, नहीं किया हुआ है पलक, इतने बच्चे कह रहे हैं तो किया ही होगा। बैकलॉग कंप्लीट करो आप अपने। देखो इसको समझते हैं, पहली बात तो इसको समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। ठीक है, थोड़ा सा इधर देखेंगे। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रिया ने ना अपनी जो घड़ी है वो इस तरह से टेबल पे रखी है कि जो आर हैंड है ना वो ईस्ट की तरफ पॉइंट करता है। इसको प्लीज ध्यान से समझना। यहाँ पे 9 बजे लिखा है ना, कितने बजे, 9 बजे। आप लोग जानते होंगे 9 बजे कुछ ऐसा टाइम होता है, ऐसा ही टाइम होता है 9 बजे। 9 बजे आपका आर हैंड यहां पे रहता है इस डायरेक्शन में, और मिनट हैंड इस डायरेक्शन में रहता है। अब नोटिस करो जब 9 बजते हैं ना, तो आर हैंड कौन सी डायरेक्शन में होता है, ये कौन सी डायरेक्शन है सर, ये तो हमारी वेस्ट डायरेक्शन है ना, ये वेस्ट डायरेक्शन है। और ये वाली हमारी होती है नॉर्थ डायरेक्शन। ये नॉर्मली ऐसा होता है, दिस इज हाउ इट वर्क्स, यही तो होता है। आर हैंड इस डायरेक्शन में होता है 9 बजे, आप देखना 9 घड़ी ऐसी तो होती है, और मिनट हैंड ऊपर की तरफ होता है। पर देखो उसने क्वेश्चन में बोला कि ऐसा है नहीं, पर उसने बोला है आर हैंड आपका ईस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब प्लीज समझो, नॉर्मली होना चाहिए आपका आर हैंड वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, पर आपका आर हैंड आ रहा है ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। क्या मीनिंग हुआ इसका, क्या मीनिंग हुआ इसका? मीनिंग ये हुआ कि डायरेक्शन पूरा अपोजिट हो रखा है। वेस्ट की जगह ईस्ट दिख रहा है हमें, वेस्ट की जगह हमें ईस्ट दिख रहा है। तो बस हम अगर वो हमसे हमने जैसे वो पर्सन का भी देखा था ना, उल्टा कर दिया, तो यहां पर भी सेम है, हमें वेस्ट को ईस्ट बनाना होगा। तो कैसे, 180 डिग्री शिफ्ट कर दो पूरा, वेस्ट ईस्ट बन जाएगा, ईस्ट वेस्ट बन जाएगा, नॉर्थ साउथ बन जाएगा, साउथ नॉर्थ बन जाएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 3:30 बजे। अब आप लोग जानते होंगे 3:30 बजे घड़ी कैसी दिखती है, 3:30 बजे घड़ी कुछ ऐसी दिखती है। ये आपका आर हैंड होता है और मिनट हैंड यहां पे। अब देखो मिनट हैंड कहां पे दिखा रहा है आपको, सर मिनट हैंड दिखा रहा है साउथ डायरेक्शन, मिनट हैंड दिखा रहा है साउथ डायरेक्शन। पर मैंने बोला ये घड़ी अपोजिट हो चुकी है, डायरेक्शन पूरी अपोजिट हो चुकी है। तो अगर मेरा आंसर साउथ आ रहा है तो मैं इसको एग्जैक्टली अपोजिट कर दूंगा, तो मेरा आंसर यहां पे क्या बन जाएगा, मेरा आंसर आएगा नॉर्थ। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए नॉर्थ आपको सही आंसर मिलेगा। क्या ये बात समझे सब लोग, क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा ही एक और आया था यूपीएससी में, इसको ट्राई करेंगे एक बार। आंचल करिए सर, मुझे क्लास शो नहीं होती।
हाँ चल, ये तो देखो कैसे मैं इसको एड्रेस करूंगा अब आपको। कल मैंने ग्रुप पे भी डाला था कि 9 बजे है क्लास आपकी। बाकी दिन 7 बजे होती है, आज थोड़ा डाउट सेशन था तो मैंने अलग से ले लिया। बताओ, इसका इसका ट्राई करो एक बार। बीमा कह रही है किया हुआ है क्लास में, तो आंसर क्यों नहीं कर पा रहे हैं बाकी बच्चे? मुझे पता है, हो सकता है किया भी हो, आई डोंट नो। ओके ओके। देखो, इसको करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, सबसे इजी तरीका पता क्या है? आप कोई भी डायरेक्शन इसका मान के चल लो। मैं आपको सिंपल, इसमें ना देखो स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछी हुई है, हमें स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं गिवन। स्टार्टिंग डायरेक्शन नहीं गिवन, तो हम अपनी तरफ से कोई भी डायरेक्शन मान लेते हैं। मान लेते हैं स्टार्टिंग डायरेक्शन नॉर्थ है, एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हमने स्टार्टिंग डायरेक्शन को नॉर्थ मान लिया। गिवन नहीं है, मैंने रैंडमली अज्यूम किया है। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया। अब वो कह रहा है कि 100 मीटर चला, चलो ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन मान लो 100 मीटर चला। फिर वो लेफ्ट टर्न करता है, लेफ्ट टर्न होता है इस तरफ। फिर वो कितना वॉक करता है? 100 मीटर। फिर से लेफ्ट टर्न करता है, फिर से कितना वॉक करता है वो? 300 मीटर। फिर वो क्या करता है? फिर वो यहां से राइट टर्न लेता है। राइट टर्न कितना लेता है? 100 मीटर। और यहां इसका ऑफिस आ गया, यहां इसका ऑफिस आ गया। अब नोटिस करना, वो क्या कह रहा है? इन विच डायरेक्शन इफ द ऑफिस इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। देखो, उसका घर यहां पे था। अगर मैं यहां से देखूं, ये कौन सी डायरेक्शन आपको दिख रही है? आप बोलोगे सर ये डायरेक्शन कौन सी होती है भाई, ये कौन सी डायरेक्शन है? दिस इज योर साउथ वेस्ट डायरेक्शन, है ना? यही आंसर आया। पर इसमें देखो, मैंने एक अजम्पशन ली थी। मेरी अजम्पशन ये थी कि अगर वो नॉर्थ की तरफ उसका घर है, अगर नॉर्थ की तरफ चलेगा तो आंसर आएगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये मेरी अजम्पशन थी। तो क्या आप नोटिस कर पा रहे हो एक्चुअल आंसर क्या है? लास्ट में एक्चुअल आंसर है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो क्या आपको एक चीज नोटिस करने को मिल रही है कि एक्चुअल में आंसर ये आना चाहिए था, ये वाला नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसको बोलते हैं। तो यहां पर भी क्या हुआ है, चीजें एग्जैक्टली 180 डिग्री अपोजिट नहीं है। तो अगर वो स्टार्टिंग नॉर्थ से गया था तो मेरा आंसर साउथ आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। या ऐसे कर लो, अदरवाइज आप ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट विद ऑप्शन सी, साउथ। साउथ से स्टार्ट करोगे, आंसर आपका नॉर्थ ईस्ट ही बन जाएगा, ऑटोमेटिकली वही आंसर हो जाएगा। कर लेंगे अब ऐसे क्वेश्चंस? यस और नो? कर लेंगे, गुड गुड। एक दो क्वेश्चन और देखने हैं। जैसे इसको ट्राई करेंगे आप लोग एक बार, इसको एक बार ट्राई करेंगे। निमिषा कर लो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं। मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था, आप कर लो अटेम्प्ट, बिल्कुल कर लो, बिल्कुल करो। मना थोड़ी करता हूं मैं किसी आप ज्यादा अटेम्प्ट करने के लिए। देखो, एक चीज आप लोग अंडरस्टैंड करो, ये थोड़ा ना विजुअलाइजेशन वाला क्वेश्चन है, समझते हैं इस बात को। इस तरह से है, ठीक है? ये आप लोग जानते हो, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। बहुत बढ़िया। अब सबसे पहली चीज जो आपको यहां पे कैच करनी है वो ये है, ड्यूरिंग मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब सुबह का समय है। सुबह का समय सर मतलब हमारे सूर्य देवता यहां पर है, ये हमें दिख गया, यहां पे लिखा है ना मॉर्निंग। ठीक है।
अब आप लोग नोटिस करो, जब मॉर्निंग में सूरज यहां पे है तो क्या आप लोग ये समझ पा रहे हो कि जब मान एग्जांपल लेते हैं कि सूरज इधर है, तो भाई वो मेरी तरफ अगर है तो मेरी शैडो मेरे से पीछे बनेगी। मानते हो इस बात को? अगर सूरज इधर है मेरी शैडो मेरे पीछे बनती है, ठीक है। अब एक बात अंडरस्टैंड करना, यहां पे आप मान लो कि एक इंसान है कोई यहां पे खड़ा हुआ, लेट से कोई इंसान है यहां पे खड़ा हुआ। अगर ये इंसान यहां खड़ा है और इसका दोस्त भी यहीं पे खड़ा है, तो भाई इसकी भी शैडो इधर बनेगी, इसकी भी शैडो इधर बनेगी, ऐसा ही तो होगा। तो ये तो शैडो सेम डायरेक्शन में आ जाएगी, पर एक्चुअल में ना हमें यहां पे सेम डायरेक्शन में शैडो नहीं चाहिए। देखो अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा दोस्त इधर खड़ा है और सूरज भी इधर ही है, तो सूर्य की शैडो जो मतलब सूर्य की वजह से मेरी जो शैडो बनेगी, हम दोनों की शैडो इस डायरेक्शन में बनेगी, उसमें लेफ्ट राइट का पंगा नहीं आएगा, वो तो सेम डायरेक्शन में बन जाएगी। तो व्हाट आई मीन टू से कि अगर हम ऐसे ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में बातचीत कर रहे हैं ना, तो हमारी शैडो सेम डायरेक्शन में बनती है, किसी के लेफ्ट या राइट में शैडो नहीं बनेगी। तो एक्चुअल में अगर आप थोड़ा लॉजिक लगाओ ना, तो इसका आंसर ईस्ट वेस्ट नहीं हो सकता। उसका रीजन यही है कि जब सूरज सामने है मेरे और मेरा दोस्त मेरा यहां पे खड़ा हुआ है सामने, तो मेरी और मेरे दोस्त की शैडो दोनों की सेम डायरेक्शन में बनेगी, ना कि लेफ्ट और राइट के अंदर। इसीलिए मुझे ये बात पता लग गई कि हम लोग लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में तो, सॉरी आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में तो नहीं खड़े हुए। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस डायरेक्शन में खड़े होंगे, नॉर्थ में या साउथ में। आप इसको लॉजिक से समझना। देखो एक इंसान मान लो कहीं, आप देखो इसमें लिखा हुआ है फेस टू फेस, तो एक्चुअल में ना हम दो दोस्त होंगे जो बात कर रहे होंगे एक दूसरे के फेस के सामने। एक दोस्त यहां खड़ा होगा, एक दोस्त यहां खड़ा होगा। एग्जाम्पल मतलब एक, मेरा कहने का मतलब ये नीचे की तरफ देख रहा है साउथ की तरफ, ये ऊपर की तरफ देख रहा है। अब एक बात अंडरस्टैंड करना, इसकी जो शैडो बनेगी वो इस डायरेक्शन में बनेगी, इसकी जो शैडो बनेगी ये इस डायरेक्शन में बनेगी। देख रहे हो, मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरी डायरेक्शन मेरी शैडो इधर बन रही है, मेरा दोस्त ऐसे खड़ा हुआ है, उसकी शैडो इधर बन रही है। डू यू अग्री टू दिस पॉइंट? यहां सूरज है, मैं यहां खड़ा हूं, मतलब मेरा दोस्त यहां खड़ा है, उसकी शैडो बन रही है उसके राइट साइड पे। मैं खड़ा हूं उसके सामने बिल्कुल, और सूरज इधर है, मेरी शैडो बन रही है इस डायरेक्शन में मेरे लेफ्ट हैंड साइड में। अब हमें बोला क्या गया है, इफ द शैडो ऑफ महक फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ शर्ली। शर्ली कौन है? शर्ली ये होगी। क्यों? क्योंकि इसकी शैडो इस डायरेक्शन में बन रही है। तो महक कौन होगी? महक ये होगी, महक की इधर होगी। तो ऊपर वाली साइड यहां महक है, नीचे वाली साइड शर्ली है, क्योंकि लिखा है ना शर्ली के लेफ्ट में, शर्ली के लेफ्ट में शैडो बननी चाहिए। तो शर्ली नॉर्थ की तरफ देख रही होगी, महक देख रही होगी साउथ की तरफ। सो दैट इज वाई इसका आंसर ऑप्शन बी साउथ आ जाएगा। क्या यह बात क्लियर हुई सबको? क्या यह बात क्लियर हुई सबको? हाँ, महक इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, शर्ली इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। यस, पक्का। एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे, फिर एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे ये वाला। इसी का ये सेम क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेंगे एक बार, इसमें समझा दूंगा अगर कोई दिक्कत आई है तो। अब देखो इसमें ऐसे करेंगे, आप बोलोगे सर ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहां वर्ड है सनसेट, सनसेट का समय है, तो भाई सूरज इधर है, राइट? ठीक है, ये आपका वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब मैंने आपको एक चीज तो बता दी कि जब इस तरह से आपका वेस्ट वाली, अब सूरज अगर इधर है ना, तो भाई मैं यहां पे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में खड़ा हूंगा, तो शेडो सेम डायरेक्शन बनेगी। तो इसका आंसर भी ईस्ट वेस्ट तो नहीं हो सकता। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हुई कि इसका आंसर ईस्ट वेस्ट तो नहीं हो सकता।
अब पॉइंट ये आता है कि इसके बाद कैसे देखें, इसके बाद कैसे देखें। देखो श्रेया कह रहे हैं कि श्रेया एक पिलर को फेस कर रही है और जो पिलर की शेडो है वो उसके राइट में फॉर्म हो रही है। देखो कहने का मतलब पता क्या है कि हो सकता है श्रेया यहां पे हो और पिलर यहां पे हो, पर एक बात अंडरस्टैंड करो, इसकी शेडो किधर बनेगी। देखो ना सूरज इधर से है तो इसकी शेडो इधर बनेगी, इसकी शेडो इधर बनेगी। मानते हो इस बात को? तो मुझे बताओ अगर श्रेया नॉर्थ की तरफ देख रही है तो पिलर इधर वाली साइड है, तो जो पिलर की शेडो बनी वो श्रेया के राइट में बनी, बिल्कुल, और यही हमें चाहिए। तो एक्चुअली नीचे वाली साइड श्रेया होगी, वो देख रही होगी नॉर्थ की तरफ, मतलब श्रेया ऐसे नॉर्थ की तरफ देख रही है, सामने पिलर है, पिलर की शेडो इधर फॉर्म हो रही है, वो श्रेया के राइट में फॉर्म हो रही है। सो दैट इज वाई इसका आंसर ऑप्शन ए नॉर्थ हो जाएगा, इसका आंसर नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर है? चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, फिर सेशन को यहीं पे रखते हैं। ओके बाकी देखो टेस्ट में नंबर कम आए या डीपी में क्वेश्चन कम हो रहे हैं सॉल्व, कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसको सीखने के तौर पे लिया करो कि अच्छा गलती हुई तो क्यों हुई, क्या ये लंबा क्वेश्चन है, क्या मैं इसको बाद में अटेम्प्ट करूं, पहले अटेम्प्ट करूं, ये चीजें आपको सीखनी होती हैं। अब जैसे टाइम टेस्ट में कम इसलिए दिया जाता है ताकि वो प्रेशर आपके दिमाग में अभी से फॉर्म हो पाए, आपको समझ पाओ कि अच्छा यार टेस्ट में अगर 30 क्वेश्चन है, मुझे बेस्ट आसान क्वेश्चन ढूंढने हैं सबसे पहले तो, ठीक है, मुझे देखना है कि उतने टाइम के अंदर मैं कितने क्वेश्चन कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन मुश्किल है, कौन सा क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, कौन सा टाइम वेस्ट करेगा, उसको सबसे एंड में करूं। दैट इज द होल पर्पस। रियल एग्जाम में भी यही होगा कि इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, हमें ढूंढना होगा कि कौन सा आसान क्वेश्चन है, तो अगर अभी से उसकी हैबिट हो जाएगी तो रियल एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। ओके आई थिंक टेस्ट सिलेबस में मेंशन है, क्लॉक भी है उसमें, डायरेक्शन भी है और थोड़े से वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी होंगे उसमें, ठीक है। चलो चलो ठीक है, चलो फिर रैप अप करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए।